घबराओ मत, वो मैं बताऊंगा किसन कैसे होगा, ठीक है, बताऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, यूट्यूब पे नहीं होगी क्लास आपकी, यूट्यूब पे नहीं होगी। कल हम पढ़ते रहे थे रेजिस्टेंस में जाकर के इंटरनेट अटक गया था, तो हम आके वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं, वहीं से। और कल मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो वैसे थोड़े सवाल थे, रेजिस्टेंस दिया था, रिएक्टेंस दिया था, इंपेडेंस पूछ लिया था, तो कर ले जाओगे आप। बाकी एक्सेल का फार्मूला, एफसी का फार्मूला, ये फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खूब सवाल आता है। कल आपको बताया गया था ना, इस पर खूब छोटे सवाल पूछा हुआ था। हम यहाँ पे आके अटके हुए थे, यहीं पे रखे थे ना। जॉर्ज बोल रहे हैं बेस्ट टीचर ऑफ ट्रेड, बोल रहे हैं हमारा एडमिट कार्ड आया नहीं है। अविनाश, अभी पढ़ते हैं, फिर बातें करेंगे बाद में। पढ़ लेने दो, घंटे दिमाग गर्म करो, उसके बाद ठंडा करेंगे। देखो, हमने आपको ये बताया था कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। यहाँ से सवाल भर भर के आता है, भर भर के, और इजी भी है और स्कोरिंग भी है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारे पास रजिस्टर है आर, हमने इसको वी वोल्टेज दिया। कितना वोल्टेज दिया? वी। यहाँ से जो करंट चल रही है कितनी चल रही है? आई। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई से आने वाली करंट के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई से आने वाली करंट के बीच जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। या जो कोण जो भी है थीटा, उस कोण का कॉस ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा वी और आई बीच का कोण थीटा है, थीटा का एंगल बिटवीन वी एंड आई, वी और आई बीच का कोण थीटा है, तो आप कॉस थीटा का ले लोगे, तो कॉस थीटा को पता क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बेसिक इलेक्ट्रिकल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हम चाहे रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, कैसा भी कुछ भी हो, आप जो वोल्टेज दोगे और वहां से जो करंट आएगी, दोनों के बीच का जो कोण होगा, अगर उसको थीटा मान लें, क्या मान लें? थीटा। उस थीटा का कॉस ले लेंगे, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। बस। तो अगर रजिस्टर की हम बात करें तो रजिस्टर में वी और आई एक ही दिशा में होते हैं। जिधर होता है वी उधर ही होता है आई, जिधर होता है वी उधर ही होता है आई, जिधर होता है वी उधर ही होता है आई। तो अगर एक ही दिशा में दोनों है तो कोण कितना हुआ दोनों के बीच का? जीरो। जब दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना हुआ? जीरो। थीटा जीरो है। थीटा क्या? वी और आई के बीच का कोण। सर कोण जीरो कैसे हो गया? रजिस्टर में जो वोल्टेज देते हो, रजिस्टर में करंट जाती है एक ही दिशा में होती है। वी एंड आई आर इन सेम फेज, वी और आई एक ही दिशा, एक ही कला में होते हैं। वी और आई एक ही कला, एक ही फेज में होते हैं, मतलब इधर वोल्टेज उधर करंट। साहब बोले आम नीली का पेड़, हां सर बिल्कुल नीली का पेड़ है। साहब बोले दिन ही रात है, चलो हां बिल्कुल रात है सर। तो अगर थीटा जीरो तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर आपका होता है cos थीटा। तो अगर cos थीटा है तो cos जीरो का मान कितना हो गया? 1। यानी जो पीएफ है पावर फैक्टर, इसका मान 1 होगा। किसमें? अगर रजिस्टर है तो। प्योर रजिस्टर, शुद्ध प्रतिरोध में पावर फैक्टर 1 होता है। एग्जाम में सवाल यहां से क्या बनेगा? पहला सवाल बनेगा प्रतिरोध में या शुद्ध प्रतिरोध में पावर फैक्टर सत्पूर्णांक का मान कितना होता है? आप बोलना 1 होता है। फिर सवाल आएगा वी और आई के बीच कोण कितना होता है? रजिस्टर में बोलना 0 होता है। फिर बोलेगा वी और आई में कौन लैग कौन लीड करता है? तो बोलना वी और आई में कोई लीड नहीं करता है। दोनों एक ही दिशा में होते हैं, एक ही वक्त पैदा होंगे वी और आई दोनों, एक ही वक्त पढ़ेंगे, एक ही वक्त शादी, एक ही वक्त नौकरी, एक ही वक्त मर जाएंगे। वी और आई एक ही दिशा में होते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो प्रकाश, ठीक है। लेहराज, ये तो रजिस्टर की कहानी थी। इंडक्टर की कहानी अगर हम देखें, इंडक्टर में ये प्रेरक है, ये भी आपका वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। क्या है? वी सप्लाई वोल्टेज, जो वोल्टेज देते हो आप इंडक्टर को। और जब वोल्टेज दोगे तो इसमें क्या बहेगी? करंट। क्या बहेगी? करंट। विद्युत धारा। क्या बहेगी? करंट। तो आपने वोल्टेज दिया, वी, करंट जो जा रही आई, ये क्या? इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस एल। इंडक्टर में पता क्या होता है? जो करंट जाती है इंडक्टर में वो इसके वोल्टेज से लैग करती है 90 डिग्री। आई लैग्स वी बाय 90 डिग्री। आपकी करंट जो है लैग करती है, लैग मतलब पश्चगामी होती है, शिवगामी नहीं पश्चगामी। करंट लैग करती है 90 डिग्री वोल्टेज से, यानी करंट पीछे वोल्टेज 90 डिग्री। जैसे आपकी नौकरी लगी 25 साल में और आपके दोस्त की नौकरी 20 साल में लग गई, तो जिसकी नौकरी पहले लगी वो आगे नहीं निकल गया, 5 साल सैलरी कमा लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, प्रमोशन जल्दी होगा उसका। जिसकी नौकरी 20 साल पे लगी वो आगे हो गया, जिसकी 25 साल लगी वो पीछे हो गया। कितने साल पीछे हुआ? 5 साल। ऐसे यहाँ पे जो करंट होती है लैग करती है वोल्टेज से। करंट क्या करती है वोल्टेज से? लैग करती है। लैग तब पश्चिमी होती है, पीछे होती है। कैसे बनाएंगे? आपको कल बताया था कैसे बनाएंगे। करंट पीछे किसी वोल्टेज से। अच्छा, तो वोल्टेज की दिशा में मान लो, हमने मान लिया वोल्टेज इस दिशा में, मान लिया, फिक्स कर लिया। अब करंट लैग करती है वोल्टेज से। सही, कैसे पता लैग करती है? हमें याद है, रखा हुआ है। अच्छा, उसको फार्मूला निकालने का नहीं रखना है कि करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री इंडक्टर में। अच्छा, ठीक है, किया तो बनाएंगे कैसे? वोल्टेज उधर बना दें तो करंट किधर बनाना है? करंट को लैग कराना है, पश्चिमी कराना है, पीछे कराना है 90 डिग्री। लैग के लिए किधर घूमते हो? क्लॉकवाइज। कल बताया था लैग के लिए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और लीड के लिए क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूमते हैं ना। तो अगर वोल्टेज की तुलना में करंट को लैग कराना है, लैग के लिए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूम जाओ, कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूम जाओगे तो आपको ये मिलेगा करंट। ये करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? करंट। ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यानी वोल्टेज और करंट के बीच कोण कितना होता है इंडक्टर में? 90 डिग्री। अगर वोल्टेज सही है तो करंट को कैसे पाएंगे? करंट को 90 डिग्री घूम जाएंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूम जाएंगे। कल बताया था जब भी लैग बनानी हो कोई राशि तो दक्षिणावर्त घुमा करो, लीड बनानी हो तो वामावर्त घुमा करो। अब यहाँ वी और आई के बीच कोण कितना? 90 डिग्री। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos थीटा cos 90 पावर फैक्टर 0 हो गया। यानी अगर प्योर इंडक्टर है, वी और आई के बीच कोण 90 डिग्री, पावर फैक्टर cos थीटा 0 होता है पावर फैक्टर। यानी सवाल आएगा कि इंडक्टर में पावर फैक्टर कितना होता है? आप बोलना 0। इंडक्टर में वी और आई के बीच में कोण कितना होता है? बोलना 90 डिग्री। इंडक्टर में कौन लीड कौन लैग करता है वोल्टेज में? करंट लैग करती है वोल्टेज कितना? 90 डिग्री। ओके, ओम प्रकाश कराएंगे, उसको भी कराएंगे, मत। एक कहानी समझ आई। फिर आते हैं हम कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या होता है? ये हमारा है कैपेसिटर, जिसकी धारिता क्या है? सी। इसको हमने क्या दिया? वोल्टेज दिया वी, जो करंट जाती है कितनी है? आई। तो कैपेसिटर में जो करंट जाती है वो वोल्टेज से लीड करती है 90 डिग्री। कैसे पता सर? रट के रखना इसको, रखा हुआ है सर। हाँ, आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री। करंट लीड करती है 90 डिग्री वोल्टेज। लीड मतलब अग्रगामी। लीड का मतलब होता है आगे या अग्रगामी। जिसकी नौकरी पहले लग गई वो आगे निकल गया। और लैग का मतलब है पश्चगामी, जो पीछे रह गया। जैसे एक समय था नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों मुख्यमंत्री अपने राज्य के थे, एक उभरते हुए नेता थे। मोदी प्रधानमंत्री बन गए, 15 साल रहेंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में लाले पड़े हुए हैं, तो मोदी आगे निकल गए, नीतीश कुमार पीछे रह गए। तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से। कैसे बनाओगे? हम वोल्टेज को फिक्स मान लेते हैं, इधर वोल्टेज को फिक्स मान लिया, रेफरेंस मतलब फिक्स कर दिया इधर।
हम वोल्टेज को दिशा मान लेंगे, मान लिया कोई भी दिशा मान सकते हो, ये मान लिया हमने। तो करंट कैसे बनाना है, करंट को लीड कराना है। लीड जब भी बनाना होता है, लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लीड राशि बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त घूमते हैं। जब भी लीड बनाना हो तो वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त मतलब अगर वोल्टेज इधर है तो वामावर्त घूमना घूमेंगे आप कितना 90 डिग्री घूम जाइए, तो 90 डिग्री घूम गए हम, तो आपको मिलेगी करंट, और कोण कितना है 90 डिग्री। यानी अगर वोल्टेज इधर है तो करंट 90 डिग्री घूमने पर मिलेगी। ये कहानी कैप्चर की। तो वी और आई का कोण कितना है, तो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई सेमी के बीच का कोण थीटा 90, cos थीटा cos थीटा cos 90 cos थीटा इसमें भी होता है। थीटा क्या है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई के बीच का कोण। प्योर कैप्चर थीटा 90 होता है, मतलब वी और आई का कोण 90 cos थीटा 0। क्लियर, हानि देश होगी वो। अब इस पे ध्यान लगाओ, बाकी जो ध्यान रखा इस पे जो कर रहे हो उस पे ध्यान लगाओ। ठीक है, अच्छा क्या देखिए किशन को, जो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का कोण होता है जिसको आप थीटा कहते हो, इसको हम पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं। पता क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल, शक्ति गुणांक का कोण। इसको थीटा को, जो थीटा है कि सप्लाई और सप्लाई धारा के बीच का कोण है, इसको पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। इसी पावर फैक्टर एंगल थीटा को जब आप क्या लगा, इसका कॉस ले लो, ये क्या है शक्ति गुणांक कोण, पावर फैक्टर एंगल जो कि वी और आई के बीच का कोण है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई सेमी के बीच का कोण। इसका जब कॉस लेते हो तो पावर फैक्टर मिलता है। क्या मिलता है, इसका कॉस, ये पावर फैक्टर मिलता है। सर यहाँ से सवाल क्या बनेंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 50 सवाल बनाए जा सकते हैं। बोलना तो 4 सवाल। पहला, रजिस्टर में वी और आई के बीच में कोण कितना होता है, 0, या जो वी और आई के बीच का कोण है तो शक्ति गुणांक कोण बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो रजिस्टर में वी और आई के बीच का कोण 0 है, या रजिस्टर में शक्ति गुणांक कोण कितना बोला 0, रजिस्टर में पावर फैक्टर कितना 1, रजिस्टर तो अकेला रजिस्टर, दो रजिस्टर, शुद्ध रजिस्टर वी और आई के दिशा में होते हैं। इंडक्टर में वी और आई के बीच का कितना होता है 90 डिग्री होता है। करंट क्या करती है, वो सिलेक्ट करती है, लीड करती है, 30 60 90 डिग्री करती है। अच्छा, शक्ति गुणांक कोण कितना होता है 90 डिग्री, पावर फैक्टर कितना होता है 0, पावर फैक्टर कितना होता है 0, पावर फैक्टर कितना होता है 0। कैपेसिटर क्या होता है, वी और आई के बीच का कोण 90 डिग्री, कौन लीड करता है, करंट लीड करती है, वोल्टेज कितना 30 60 90 120 90 डिग्री करती है। अच्छा, शक्ति गुणांक कोण कितना होता है थीटा, शक्ति गुणांक कितना 90 डिग्री, पावर फैक्टर कितना होता है 0। तो प्योर कैपेसिटर में पावर फैक्टर 0, प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर 0, प्योर रजिस्टर में पावर फैक्टर 1। सर आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल है सीरीज आरएल सर्किट में सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। सीरीज आरएल सर्किट में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट कितना होता है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सीरीज आरएल सर्किट है, आर है और एल है, और आपने कोई सप्लाई वोल्टेज दिया, वोल्टेज भी दिया, करंट आई है, तो आप ये बताइए कि इस करंट और वोल्टेज के बीच का कोण कितना होगा, कितना होगा। अगर अकेले रजिस्टर होता, अगर अकेले रजिस्टर होता तो जो वोल्टेज आप देते और जो करंट आती इसके बीच में कोण कितना होता, 0 डिग्री। अगर अकेले इंडक्टर होता क्या होता, अकेले इंडक्टर यानी प्रेरक, और उसको वोल्टेज देते भी और करंट जाती मान ली जाए, तो यहाँ पे कोण जो होता है 90 डिग्री होता। ये अकेला है 0, ये अकेला 90, दोनों एक साथ हो गए तो कोण कितना होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। कितना होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में, 0 डिग्री और 90 के बीच में, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है R है, उसके साथ एक इंडक्टर भी है। V क्या है, V है सप्लाई वोल्टेज, I क्या है सप्लाई से आने वाली करंट, R क्या है इस रेजिस्टेंस का मान। अगर इस इंडक्टेंस का मान हम L मान लें, इसका कुछ रिएक्टेंस होगा, नहीं होगा इंडक्टर का। हाँ सर, इसका रिएक्टेंस होगा XL बराबर ओमेगा इनटू L, या जिसको आप 2 पाई f बोलते हो, कल बताया था। तो इसका प्रेरक तो पता है, इसका प्रतिघात नहीं निकालेंगे, इसका इंडक्टेंस इसका रिएक्टेंस निकालेंगे। सर मान लीजिए इसका रिएक्टेंस XL है X, ठीक। V और I के बीच में कोण कितना है, मान लीजिए थीटा। थीटा क्या है, V और I के बीच में कोण, एंगल बिटवीन V एंड I, V और I सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई से आने वाली करंट के बीच का कोण। तो अगर थीटा मान लीजिए, मान लेते हैं कि वोल्टेज ये है, मान लिया और करंट एक दिशा से दोनों अपने नीचे ऊपर घुमा जाने, मतलब ऐसे भी इधर इधर है, मान लिया थीटा इसके बीच का कोण है। तो अगर V और I के बीच कोण थीटा है तो थीटा का कॉस लेंगे, क्या मिलता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना हो जाता है, थीटा का कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा, ये हो जाता है शक्ति गुणांक। ये क्या हो जाता है, शक्ति गुणांक। एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, यूजफुल पावर, उपयोगी शक्ति, पावर कंज्यूमिंग रेजिस्टेंस कॉल्ड एक्टिव पावर। अविनाश लिखे बेर हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बिल्कुल अविनाश, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास R और L है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत गौर से। ये पापा हैं, पापा 100 रुपए कमाते हैं और पापा 100 रुपए कमा के अपने दोनों बेटों को खिलाते, ये बेटा है ये बेटी है, तो अपने दोनों बच्चों को खिलाते हैं। ये रजिस्टर जो पावर खाएगा उसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर या रियल पावर या यूजफुल पावर या ट्रू पावर। एक्टिव पावर यानी सक्रिय शक्ति, रियल पावर मतलब वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर यानी वास्तविक शक्ति, यूजफुल पावर उपयोगी शक्ति। रजिस्टर जो पावर खाता है, रजिस्टर जो पावर खाता है उसको हम नितेश, अभी एक इधर उधर की बात मत करो, कोई भी सीधे पढ़ाई के ध्यान दो, ठीक है। राम कहानी क्लास के लास्ट में रजिस्टर जो पावर खाता है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, यूजफुल पावर, वास्तविक शक्ति, सक्रिय शक्ति, उपयोगी शक्ति। रजिस्टर जो पावर खाता है इसकी वाट होती है, रजिस्टर खाएगी पावर की वाट होती है। पावर कंज्यूमिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्टिव पावर। प्रतिरोध में शक्ति की खपत को एक्टिव पावर बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, रजिस्टर के पावर का फार्मूला I स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, चाहे I स्क्वायर कहो, चाहे V स्क्वायर कहो, चाहे V इंटू I कहो, ऐसा तो पढ़ चुके हैं। ये तो जानते हैं V और I स्क्वायर, और इसी को 3 5 करके हम एक फार्मूला निकालते हैं VI cos थीटा। कि रजिस्टर में जो पावर खर्च होती है जिसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, उसका फार्मूला तो ये तो है I स्क्वायर, ये तो रजिस्टर के पढ़ते ही आ रहे हैं। उसी से 3 5 करके ये भी निकालें VI cos, दोनों बराबर हैं आपस में। VI cos थीटा, V क्या है सप्लाई वोल्टेज, I क्या है सप्लाई से आने वाली करंट, और cos थीटा क्या है सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का कोण थीटा है, उसका cos ले लिया हमने, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है एक्टिव पावर की, वाट। एक्टिव पावर की क्या होती है, वाट होती है। एक्टिव पावर की क्या होती है, वाट।
बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? तो पापा ने जो भी पैसा कमाया उसमें से बेटे ने जो पैसा खाया उसको हमने बोला एक्टिव पावर। ये पापा है, अच्छा सर। ये कौन है? बेटा। ये कौन है? ये है बेटी, अच्छा सर। बेटे ने जो पैसा खाया वो है एक्टिव पावर, रियल पावर, यूजफुल पावर। अच्छा ठीक है सर, इसका फार्मूला तो वी आई कॉस थीटा। ओके सर, इंडक्टर में पावर खाएगा उसको क्या बोलेंगे? बेटी जो है पापा की बेटा बेटी जो पावर खाएगी उसको क्या बोलेंगे? ये इंडक्टर है, ये बेटी है, ये जो पावर खाएगी उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर, क्रिया शक्ति। रिएक्टिव पावर क्या है? पावर इन इंडक्टर। इसके जगह इंडक्टर हो सकता है या इसके जगह कैपेसिटर हो सकता है। यहाँ चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर कुछ भी हो, वो जो पावर लेता है, यहाँ इंडक्टर जो पावर ले रहा है या कैपेसिटर जो पावर ले रहा है उसको बोलेंगे रिएक्टिव पावर। पावर इन इंडक्टर और कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। इंडक्टर या कैपेसिटर यानी प्रेरण या संधारित्र में जो पावर होती है उसे रिएक्टिव पावर बोलते हैं, क्रिया शक्ति या क्रियात्मक शक्ति बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का जो फार्मूला होता है, एक इंडक्टर में पावर निकालनी है तो क्यू का फार्मूला क्या? अरे रेजिस्टर पावर निकालनी थी तो I स्क्वायर लिखा, इंडक्टर निकालनी थी, इंडक्टर में I स्क्वायर एक्सेल का एक्सेल का उसका प्रेरक की प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसी फार्मूले को 3 पास करके हम ऐसे निकालते हैं, ये फार्मूला है VI sin phi। यानी एक्टिव पावर का जो फार्मूला है ये रजिस्टर वाला, ये VI cos phi या VI cos थीटा, और रिएक्टिव पावर का जो फार्मूला है जो इंडक्टर ने खाया अगर इसके कैपेसिटर का वो जो खाता ये VI sin phi या VI sin थीटा। भाई रजिस्टर की पावर निकालनी है y स्क्वायर r, इंडक्टर में पावर निकालनी है y स्क्वायर एक्सेल, कैपेसिटर में पावर निकालनी है y स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। तो सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? VI sin थीटा या VI sin phi। यहाँ थीटा क्या है? थीटा है शक्ति गुणा कोण, पावर ट्रायंगल मतलब सप्लाई वोल्टेज सप्लाई सिग्नल करंट के बीच का कोण। ठीक, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिट होती है इसकी? यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, या KVR भी हो सकती है या KVAR भी हो सकती है। KVAR मतलब किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव। तो रिएक्टिव पावर यानी क्रियात्मक शक्ति का जो यूनिट होता है वो ये होता है, फार्मूला VI sin थीटा होता है। तो पापा ने कुछ पैसा कमाया, जो पैसा बेटे ने लिया यानी रजिस्टर ने, उसको बोला एक्टिव पावर, यूजफुल शक्ति, वास्तविक शक्ति, और जो पैसा बेटी ने लिया उसको बोला रिएक्टिव पावर, क्रियात्मक शक्ति। अच्छा, तो पापा ने मान लीजिए 100 रुपए कमाया, मान लीजिए 100 रुपए कमाया, इसमें जो पावर गई उसको हम व्यक्त करते हैं पी से। किसे व्यक्त करते हैं? पी से। रजिस्टर में जो पावर, एक्टिव पावर को पी से। यहाँ अगर इंडक्टर है चाहे कैपेसिटर होता है इसकी जगह पे, ये जो पावर खाते हैं उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको क्यू से व्यक्त करते हैं, रिएक्टिव पावर को क्यू से व्यक्त करते हैं। आप एग्जाम में ये पूछा कि रिएक्टिव पावर किस अच्छा से व्यक्त करते हैं? क्यू से। एक्टिव पावर से व्यक्त करते हैं पी से। अच्छा ठीक है सर, तो पापा ने जो पैसा कमाया उसमें से जो बेटे ने लिया उसको हमने पी नाम दे दिया, जिसने खाया उसको क्यू नाम दे दिया, और पापा ने जो कुल पावर भेजी, भाई ये बेटा ने पैसा खर्च किया, बेटा बेटे ने खर्च किया, तो पापा ने जो कुल पैसा भेजा उसको बोलते हैं अपरेंट पावर। क्या बोलते हैं? अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, आभासी शक्ति। अपरेंट पावर क्या? आभासी शक्ति। इसको एस से व्यक्त करते हैं, आभासी शक्ति किसे व्यक्त करते हैं? एस से। क्या ये सप्लाई के द्वारा भेजी गई कुल पावर को अपरेंट पावर बोलते हैं? टोटल पावर सप्लाइड बाय सप्लाई इज कॉल्ड अपरेंट पावर। स्रोत के द्वारा दी गई कुल शक्ति को अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति बोलते हैं। यही कहो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट इज कॉल्ड अपरेंट पावर। सर्किट द्वारा कुल ली गई शक्ति को आभासी शक्ति बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है अगर आपको निकालना तो S बराबर I स्क्वायर ले लो और Z ले लो। Z क्या? सर्किट का इंपेडेंस, पूरे सर्किट का Z का इंपेडेंस बताया था ना, और इसे सॉल्व करोगे तो V into I आ जाएगा। ये अपरेंट पावर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके यूनिट होती है वोल्ट एम्पीयर, वोल्ट एम्पीयर या किलो वोल्ट एम्पीयर, मतलब इस रूप में होगी, वोल्ट एम्पीयर, किलो वोल्ट एम्पीयर, इस रूप में। I स्क्वायर Z क्या? पूरे सर्किट का इंपेडेंस, पूरे सर्किट की प्रतिबाधा है, I करंट है, ये यहाँ से VI आ गया। यानी पापा ने जो कुल पावर दिया उसको बोलते हैं आभासी शक्ति, अपरेंट पावर, यानी इन दोनों ने मिलाकर कुल जो शक्ति की खपत की है। अकेले इसने जो पावर खाई रजिस्टर ने उसको बोला एक्टिव पावर, अकेले इसने जो पावर खाई बेटी ने जो कि इंडक्टर कैपेसिटर उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। तो पापा के द्वारा दिए गए पावर का जो हिस्सा जो रजिस्टर खाता उसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति, ट्रू पावर, उपयोगी शक्ति, और बेटी जो पावर खाती उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। पापा से पूछा गया ऐसा क्यों? आपने जो पैसा कमाया, जो बेटे के ऊपर पैसा खर्च किया, जो बेटा, उसको अपनी वास्तविक शक्ति क्यों बोला? उपयोगी शक्ति क्यों बोला? बेटे के ऊपर जो पैसा खर्च किया उसको उपयोगी शक्ति क्यों नहीं बोला? पापा ने बोला बेटा है, भले नालायक रहेगा तो हमारे घर में साथ में भले खाना पानी बनाकर देना दे लेके रहेगा तो आंखों के सामने ही सुकून रहेगा, तो मान के चलते हैं कि बेटे के ऊपर किया खर्च किया गया पैसा यूजफुल है, उपयोगी है। और बेटी के ऊपर किया गया पैसा उपयोगी नहीं, वो भी आपकी बेटी है, उपयोगी तो है, पर किसी और के घर चली जाएगी कुछ समय के बाद, तो फिर हमारे घर की कहाँ रही हो, फिर किसी और के घर आबाद करेगी, उस घर बेहतर करेगी, इसलिए बेटी के ऊपर पैसा हमने खर्च किया उसको उपयोगी नहीं बोला, पापा बोल रहे हैं। और हमारे समाज में ऐसा खूब चलता है, आप ही देख लो या हम देख लें, जितने भी लोग अभी मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, क्या जितना जोर बेटों की पढ़ाई पे दिया जाता है उतना बेटियों की पढ़ाई पे दिया जाता है? नहीं। खैर, तो सप्लाई वोल्टेज में से जो बेटे ने पावर खाई उसको मिला वास्तविक शक्ति, और जो बेटी ने पावर खाई उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। इसकी बात कितनी वास्तविक शक्ति है, उपयोगी शक्ति है, ये बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, बेटी तो पराया धन होती है, ये सब कहानी करके। तो मैं कल कुछ लिखा था कि दिल्ली में भाई बहन जो होते हैं तो लड़कों को पापा मम्मी लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और लड़कों को सरकारी स्कूल में, ताकि दोनों का बर्डन ना पड़े। तो पापा ने जो कुल पावर दी उसको हम बोलते हैं अपरेंट पावर, उसको व्यक्त करते हैं S से। किसे व्यक्त करते हैं? S से। या ये कह लो इन दोनों की मिला के जो कुल पावर होगी वो S है, इन दोनों मिला कुल पावर जो पापा पैसा भेजेंगे वो तो बटेगा दोनों में। तो सप्लाई ने जो कुल पावर भेजा वो S है, अपरेंट पावर, आभासी शक्ति। रजिस्टर जो खाया वो एक्टिव पावर, जो खाया वो रिएक्टिव पावर। अब पीक्यूएस में कुछ संबंध क्या? हाँ है रिलेशन क्या पीक्यूएस में? पीक्यूएस में संबंध है, हाँ है, S स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, S बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। जब P क्या है? एक्टिव पावर, जो फार्मूला VI cos थीटा होता है, वास्तविक शक्ति या शक्ति, सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर। और 2 क्या है? रिएक्टिव पावर। S क्या है? अपरेंट पावर, आभासी शक्ति या अपरेंट, अपरेंट शक्ति। इसका फार्मूला VI cos थीटा, रिएक्टिव पावर का क्या है? VI cos थीटा, रिएक्टिव पावर का VI sin थीटा, अपरेंट पावर केवल V into I। इसकी यूनिट है वाट, इसकी यूनिट है VAR, वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, और इसकी यूनिट है केवल वोल्ट एम्पीयर या किलो वोल्ट एम्पीयर। बिल्कुल यूनिट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा कि जो कम इंपॉर्टेंट हो, तीनों के फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं।
P का फार्मूला VI cos थीटा, Q का फार्मूला VI sin थीटा, P और Q का ज्यादा इंपॉर्टेंट, S का फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। P यूनिट वाट, Q यूनिट VAR वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, P और Q दे देगा, S पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट हाँ है। P को देके पूछ लेगा, तो तीनों में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और क्रिया शक्ति में क्या संबंध है, ऐसे संबंध याद रखना। दे देगा P का मान दे देगा, कैसे देगा, बोलेगा P 3 वाट है, अच्छा Q है 4 VAR, या Q 4 है, तो बोलो अपरेंट पावर कितनी होगी, तो निकालेंगे अपरेंट पावर, S बराबर √P स्क्वायर 9 Q स्क्वायर 16 16 25 25 5, S की वैल्यू 5 आभासी शक्ति। यानी पापा ने कोई पैसा भेजा, उसमें से जो P है वो दे रखा था, Q दे रखा था, कुल पावर निकाल लिया हमने, पापा ने जो पैसा भेजा था। आइए आगे बढ़ते हैं। पावर फैक्टर का ये दो तीन परिभाषाएं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर की एक परिभाषा तो cos थीटा वाली, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दो और फार्मूले पावर फैक्टर के लिए क्या है, सबसे जो बेसिक और आधारभूत फार्मूला है पावर फैक्टर का वो ये है, एक्टिव पावर और अपारेंट पावर, यानी वास्तविक शक्ति को आभासी शक्ति से भाग दे दीजिए। यही इसका सबसे बेसिक फार्मूला है पावर फैक्टर। अगर कोई पूछे आपसे कि पावर फैक्टर क्या है और आप बोलते हो cos थीटा, वो सही नहीं है। आपको ये बोलना है कि पावर फैक्टर जो है वो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। एक्टिव पावर और अपारेंट पावर, एक्टिव पावर को P से व्यक्त किया, अपारेंट पावर को S से व्यक्त किया, दोनों का अनुपात क्या है, पावर फैक्टर। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर किसका अनुपात है, एक्टिव पावर पर रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर पर एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर पर अपारेंट पावर का बोलना वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति जो है इसका अनुपात है पावर फैक्टर। पहला सवाल एक ये बोल देगा। दूसरा फिर वहीं से क्या बना, इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ये पूछ लिया गया सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक्टिव पावर का फार्मूला आज पढ़ा, VI cos थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक्टिव पावर VI cos, हां पढ़ा, लिख दो। अपारेंट पावर क्या पढ़ा, अपारेंट पावर का पढ़ा यहां V2I, ये भी लिख दो, VI से कट गया, क्या बचा cos थीटा। तो यहीं से निकाला हमने VI से cos थीटा की पावर फैक्टर का फार्मूला दूसरा आ गया, cos थीटा, ये पूछा जाता है, ये भी सर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों एक ही मिलेगा, या ये मिलेगा ये मिलेगा, दोनों तो एक दूसरे का अलग रूप ही है बस। तो पावर फैक्टर बराबर cos थीटा भी आ गया। ये क्या है सर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। थीटा क्या है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई सिग्नल के बीच का कोण थीटा, तो उसका cos ले लिया, यानी सप्लाई वोल्टेज सप्लाई विभव और सप्लाई करंट के बीच के कोण की कोसाइन यानी कोण त्रिज्या cos को पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। एक ये और एक ये, दोनों इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे। और तीसरा एक और फार्मूला है तो इंपॉर्टेंट, उतना नहीं जितना ये दोनों है। ये क्या है, अगर एक सीरीज आरएल सर्किट है, नॉर्मली सीरीज आरएल सर्किट मतलब अब श्रेणी में आरएल परिपथ है आपके पास। हाँ सर आगे बताओ, इसका रेजिस्टेंस है कुछ, ठीक, इसका कुछ रिएक्टेंस भी होगा, हाँ, यहाँ सप्लाई वोल्टेज दिया कुछ, हाँ ठीक है, यहाँ से कुछ करंट भी आएगी, ओके। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, रिएक्टेंस X है, इसका इंपेडेंस कुछ और नहीं होगा, इसका जो इंपेडेंस उसको मान लिया Z, इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा को क्या मान लिया Z। तो सीरीज आरएल सर्किट या नॉर्मली वो कई बार देता भी नहीं सीरीज आरएल क्या है, तो हम सीरीज आरएल ही मान लेते हैं। इस सीरीज आरएल सर्किट में पावर फैक्टर का एक फार्मूला है, वो होता है R/Z। क्या है, R/Z। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बटे इंपीडेंस ऑफ सर्किट, यानी R ऊपर है यानी प्रतिरोध को भाग दे दीजिए प्रतिबाधा से। सर याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना है, प्रतिरोध को भाग दे दीजिए प्रतिबाधा से, R बटे Z, यहाँ लिखा हुआ वही। पावर फैक्टर क्या हो गया, R रेजिस्टेंस है, Z इंपीडेंस, R बटे Z, ये रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस। तो पावर फैक्टर के तीन फार्मूले मिले, कौन कौन सा, एक तो मिला एक्टिव पावर बटे अपारेंट पावर, मिला वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, तीसरा cos थीटा, दूसरा cos है, तीसरा R बटे Z, रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस। तीन फार्मूले मिले कि नहीं मिले, हाँ मिला सर, पावर फैक्टर के तीन फार्मूले मिल गए। कौन याद रखना है सर, तीनों याद रखना है सर। इस पे सवाल पूछा जाएगा, हाँ छोटा न्यूमेरिकल पूछ सकता है या थ्योरेटिकल सवाल बना सकता है। तीनों फार्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, कोई किसी से कम है ही नहीं, ये भी और ये भी और ये भी याद रखना है आपको, याद रहेगा। इन सारी कहानी में लिखा हुआ है कि cos थीटा का पावर फैक्टर, थीटा क्या है, थीटा है पावर फैक्टर एंगल शक्ति गुणांक का कोण, यानी सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का कोण, इसको पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलिए कोई तकलीफ है किसी को यहां तक। आइए देखते हैं वोल्टेज का विभाजन कैसे होता है सीरीज आरएल सर्किट को देखने जा रहे हैं। देखो सीरीज आरएल सर्किट है, ये R है रेजिस्टेंस, इसका रिएक्टेंस कुछ होगा XL, सप्लाई वोल्टेज जो है वो भी है, सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से करंट जा रही है I है। सीरीज आरएल है, इसका इंडक्टेंस कुछ है तो रिएक्टेंस XL मान लिया, ये इसका रेजिस्टेंस है। जो भी सप्लाई की वोल्टेज आप दोगे, ये वोल्टेज दो हिस्से में टूटेगा, कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस के पास जाएगा जिसको हम बोलते हैं VR, और सप्लाई वोल्टेज कुछ हिस्सा इंडक्टर के पास चला जाता है जिसको हम बोलते हैं VL। तो पता है सप्लाई वोल्टेज जो कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया, तो संबंध क्या संबंध ये है, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, V स्क्वायर और VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, या V बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, क्या कि जो भी सप्लाई वोल्टेज आप देते हो अगर वो V है, रेजिस्टर जो वोल्टेज का VR, इंडक्टर जो वोल्टेज का VL, तो संबंध ये है V स्क्वायर V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। जहाँ VR क्या है, VR है रेजिस्टर का वोल्टेज, अच्छा VL क्या है, जो इंडक्टर का वोल्टेज, V क्या है सप्लाई वोल्टेज। ओके याद रहेगा सीरीज आरएल सर्किट में, ठीक है सर। सीरीज आरसी सर्किट में क्या होगा सर, सेम कहानी, सीरीज आरसी सर्किट में भी सेम कहानी रहेगी। क्या, अगर मान लीजिए ध्यान से देखना, आपने वोल्टेज दिया V, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, ये है आपका रेजिस्टेंस R, ये है रिएक्टेंस, एक कैपेसिटर इसका रिएक्टेंस मान लीजिए, सीरीज आरसी सर्किट है, ये आपका रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ से करंट आ रही I।
तो सप्लाई वोल्टेज वी है, रजिस्टर में जो वोल्टेज दिया उसको हमने वीआर नाम दे दिया, जो वोल्टेज रजिस्टर को मिला वो वीआर है, और जो वोल्टेज कैपेसिटर को मिला हमने उसको वीसी नाम दे दिया, वीसी कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिला। तो क्या संबंध होगा सप्लाई वोल्टेज और रजिस्टर को जो वोल्टेज मिला कैपेसिटर वोल्टेज में, ये संबंध होगा वी आर स्क्वायर और वीसी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यही ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो या वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। बोलिए, यानी आपको दे देगा कि एक आर और एक एल, एक आर और एक सी सीरीज में है या सीरीज आरसी सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज इतना है, कैपेसिटर का वोल्टेज इतना है, तो वो सप्लाई वोल्टेज कितना होगा, या सप्लाई वोल्टेज देगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज देगा, कैपेसिटर का वोल्टेज बताओ कितना है। तो यहाँ रजिस्टर कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज में संबंध है वो ये है, ठीक। वी आर रजिस्टर का वोल्टेज है, वी आर रजिस्टर का वोल्टेज है, और वीसी वीसी कैपेसिटर का वोल्टेज है, वी सप्लाई वोल्टेज है। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। सीरीज आरएल सर्किट, कुछ और फार्मूले देखेंगे और इसमें सवाल करते जाएंगे। सीरीज आरएल सर्किट क्या है देखना ध्यान से। ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये आपके पास एक इंडक्टर या प्रेरक है, इसको आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ है, इसका जो इंडक्टर इसका रिएक्टेंस प्रेरक की प्रतिघात एक्सएल इंडक्टर रिएक्टेंस। जो भी सप्लाई वोल्टेज दोगे कुछ वोल्टेज रजिस्टर के पास जाएगा जिसको हम बोलते हैं वीआर, यानी ये वोल्टेज ऑफ रजिस्टर का, कुछ वोल्टेज इंडक्टर के पास जाएगा उसको हम बोलते हैं वीएल। तो जो फार्मूले यहाँ पे होते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला वी स्क्वायर बराबर वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज बराबर वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, या वी बराबर वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका वोल्टेज का, एक हो गया वोल्टेज वाला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये से पूछेगा, इसका रेजिस्टेंस बताएगा, इसका रिएक्टेंस दे देगा, रिएक्टेंस, और पूछेगा इसका इंपेडेंस क्या होगा, इंपेडेंस का फार्मूला इंपेडेंस जेड है, जेड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी इसका प्रतिरोध पता है, इसका प्रतिघात पता है, और इसका प्रतिबाधा पूछा है, जेड प्रतिबाधा इंपेडेंस, ये फार्मूला हो जाएगा। और सीरीज आरएल सर्किट में पावर फैक्टर का फार्मूला है, वो आपने भी पढ़ा कि पावर फैक्टर फार्मूला R/Z होता है, R मतलब रेजिस्टेंस, Z मतलब इंपेडेंस, ठीक। पावर फैक्टर जो होता है सीरीज आरएल सर्किट में लैगिंग होता है। पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग। क्यों, देखो रजिस्टर में तो वी और आई एक ही दिशा में होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर में करंट लैग करती है वोल्टेज से, और इंडक्टर में करंट लैग करती है वोल्टेज से, इसलिए बोलते हैं आरएल सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग है, आई लैग्स वी, आई लैग्स वी, यानी हम ये बोलेंगे शक्ति गुणांक जो है आपका वो पश्चगामी है। शक्ति गुणांक क्या है, पश्चगामी। आरएल सर्किट सीरीज आरएल सर्किट है, ये दो फार्मूले याद रखना, वोल्टेज और इंपेडेंस का। बाकी पावर फैक्टर वाला फार्मूला रखने में मिलेगा, ये फार्मूला आपको नहीं याद रखना है। बाकी सीरीज आरएल सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग होता है, लैगिंग मतलब पश्चगामी, मतलब क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, आर में तो वी और आई एक ही दिशा में होते हैं, और एल में करंट लैग करती है वोल्टेज, इसमें पावर फैक्टर लैगिंग हो गया। इसमें सवाल कैसे आएगा, ऐसे सवाल देगा, देखो ये आर दे देगा, एल दे देगा, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज 6 वोल्ट है, और ये इंडक्टर का वोल्टेज 8 वोल्ट है, और सप्लाई वोल्टेज पूछे, सप्लाई कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, बोलो। रजिस्टर का वोल्टेज पता है, इंडक्टर का वोल्टेज पता है, सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, या ये बराबर अंडर रूट दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, वी क्या है, वी आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 64 अंडर रूट 10, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट आ गया। ये ऐसे दे देगा, ये आर डाउन एक्सएल तीनों, कुछ इसका इंपेडेंस बता दो, जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, 3 का 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 25 5, इसका इंपेडेंस 5 आ गया। अगर प्रतिरोध और प्रतिघात दे रखा है तो इंपेडेंस हमने 5 निकाल दिया। इसका पूछ लेगा रेजिस्टेंस 6 ओम और एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम, पूछ लिया पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पूछ लिया, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या होता है सीरीज आरएल सर्किट में, सीरीज आरएल सर्किट का पूछ रहा हूं मैं, R/Z रेजिस्टेंस पान इंपेडेंस, प्रतिरोध बटे प्रतिघात, तो प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध तो 6 ओम दिख रहा है, और सॉरी इंपेडेंस रेजिस्टेंस पान इंपेडेंस, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध कितना 6 इंपेडेंस निकालो, जेड कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके निकाल लिया, 36 64 10 हो गया। तो पावर फैक्टर आर बटे आर कितना है 6, जेड कितना निकाला 10, 0.6, पावर फैक्टर 0.6 आ गया। और आरएल पावर फैक्टर लैगिंग होता है, लैग मतलब पश्चगामी, क्योंकि रजिस्टर तो यार एक ही दिशा में, एल में करंट आपकी लैग करती है वोल्टेज से, ये हो गया। ये तीनों सवाल सबको समझ में आए कि नहीं, सीरीज आरएल सर्किट पे सवाल आएंगे तो बताइए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई डाउट यहां तक करता है, सभी लोग बोलिए। निष्ठा का कहना यस, निर्जर का यस, चंद्रशेखर का यस, राहुल का यस, पुरुषोत्तम का बोलना नो। नुकसान क्या है, आर है, इस कैपेसिटर है, इसका रेजिस्टेंस देखा, कैपेसिटर रिएक्टेंस एक्ससी मान लिया हमने, एक्ससी। यहाँ जो वोल्टेज दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी वोल्टेज दिया उसमें कुछ वोल्टेज रजिस्टर में जाएगा, कुछ इंडक्टर में, तो रजिस्टर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वीआर, और कैपेसिटर जो वोल्टेज ड्रॉप उसको वीसी मान लिया। क्या फार्मूला है, पढ़ लिया हमने फार्मूला, इस वोल्टेज स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वी स्क्वायर वीआर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी बराबर अंडर रूट वीआर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी बराबर अंडर रूट वीआर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या वीआर रजिस्टर का वोल्टेज वीसी कैपेसिटर। या इंपेडेंस लिखना, तो इंपेडेंस क्या होगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर का रेजिस्टेंस, एक्स का रिएक्टेंस, और जेड इंपेडेंस प्रतिबाधा, या जेड बराबर, ये फार्मूला है। बाकी पावर फैक्टर का फार्मूला वही है, R/Z ही है। आरसी सर्किट अगर होता है तो उसमें पावर फैक्टर आपका क्या होता है, लीडिंग। लीडिंग क्यों, क्योंकि कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर पावर फैक्टर क्या होता है, अग्रगामी होता है। रजिस्टर में तो ये एक ही दिशा में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग, कैसे, करंट लीड करती है वोल्टेज से, तो करंट लीड करती है तो पावर फैक्टर को लैगिंग बोलते हैं, लीडिंग बोलते हैं, अग्रगामी, आई लीड्स वी, है ना। तो सीरीज आरसी सर्किट मतलब कहीं कैपेसिटर आया तो पावर फैक्टर लीडिंग, इंडक्टर आया तो पावर फैक्टर लैगिंग, अग्रगामी है यानी लीडिंग है। एक सवाल ये पूछा गया है, खैर कोई बात नहीं, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है,
रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 6 ओम और एसएससी वैल्यू कितनी है ये भी 6 ओम। ध्यान से सुनना, आज 6 ओम एसएससी 6 ओम सप्लाई वोल्टेज करंट आई जा रही है। पूछा व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है? आई लैग्स वी 60 डिग्री, आई लैग्स वी 45 डिग्री, आई लीड्स वी 60 डिग्री, आई लीड्स वी 45 डिग्री। मतलब ये पूछ रहा है कि करंट लीड करेगी लैग करेगी वोल्टेज से, आपको पता करना है। तो करंट लीड करती है वोल्टेज से, सी में करंट क्या करती है? लीड करेगी। tan थीटा का मतलब tan किस एंगल पर 1 होती है? tan थीटा 1 45 डिग्री, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये करंट और सप्लाई बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, वी स्क्वायर और वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यहां से वी सी स्क्वायर को इधर कर लो, इधर दो वी आर को इधर दे दो, ये वी सी स्क्वायर बना दो, वी आर को इधर दे दो, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर हो गया। इसी फॉर्मूले से बन गया, ये वी सी है, वी सी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यहां से वी सी स्क्वायर क्या होगा? वी कितना है? वी है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस वी आर कितना है? आर है 8, 8 स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 36, वी सी स्क्वायर 36 है, वी सी कितना? उसका अंडर रूट ले लो 6 वोल्ट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? फार्मूला लगा है कि इसके वोल्टेज स्क्वायर प्लस इसके वोल्टेज स्क्वायर और सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर, वहां से वी आर पता है, सप्लाई वोल्टेज पता है, वी सी निकालना, निकाल दिया 6 वोल्ट। कोई दिक्कत? आपसे पूछा है इसमें करंट कितनी जाएगी? ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 4 ओम दे रखी है, ये कोई इंडक्टर है, उसका रिएक्टेंस दे रखा है। क्यों भाई? इंडक्टर के ऊपर ओम लिखा है तो उसका रिएक्टेंस है, अगर इसके ऊपर हेनरी लिखा होता तो उसका इंडक्टेंस प्रेरक होता। पूछा है करंट कितनी होगी? आई। बाकी सप्लाई कितनी है? 10 वोल्ट की है और 50 हर्ट्ज, 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो करंट कितनी जाएगी आपको पता करना है। तो कैसे करंट निकालोगे? करंट होगी आपकी आई, सप्लाई चैनल क्या होती है? वी बटे जेड। तो अगर अकेला रजिस्टर होता तो हम करंट क्या लिखते? आई बराबर वी बटे आर, या अकेला इंडक्टर होता तो हम लिखते आई बराबर वी बटे एक्सएल। लेकिन पूरा इंपेडेंस है, आर और एल दोनों है, तो हम आई बराबर क्या लिखेंगे? सप्लाई वोल्टेज वी बटे कुल लोड दोनों का मिला के, कुल लोड को क्या बोलते हैं? जेड इंपेडेंस। अब अकेला आर एल दोनों है, दोनों का मिला के लोड क्या लिखते हैं? जेड। आई बराबर वी बटे जेड, वी कितना है? 10 और जेड कैसे निकालोगे? अगर इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जेड क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, 16 9 25 25 5 10 बटे 5 2 एम्पीयर। आपकी करंट 2 एम्पीयर आ जाएगी। ये सवाल आया समझ में? बोलो। अरे बोलो भाई। ठीक है, अब आते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट पे। सीरीज में आरएलसी तीनों है, आर है, ये इंडक्टर है, उसका रिएक्टेंस वाली एक्सएल है, एक कैपेसिटर है, इसका रिएक्टेंस वाली एफसी है, प्रतिघात एक्सएलसी। सप्लाई वोल्टेज भी है, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ है, यहां से करंट आई चल रही है। जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो है मान लीजिए वीआर, रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है? वीआर। इंडक्टर का जो वोल्टेज कितना है? वीएल। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज कितना है? वीसी। सप्लाई वोल्टेज क्या है? वी। रेजिस्टर का वोल्टेज वीआर, इंडक्टर का वीएल, कैपेसिटर का वीसी, और यहां से करंट चल रही है उतनी आई। अब अगर हम यहाँ संबंध देखना हो कि वी वी आर वीएल वीसी में क्या संबंध, संबंध होता है? यहाँ संबंध होता है कि वी स्क्वायर सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर बराबर होगा वी आर स्क्वायर रेजिस्टर के वोल्टेज के स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का एक साथ स्क्वायर कर दो, यानी इंडक्टर के वोल्टेज से कैपेसिटर का वोल्टेज घटाओ फिर स्क्वायर कर दो, ये होता है। या वी बराबर हो जाएगा, फिर अंडर रूट लगा दो, वी बराबर अंडर रूट ये वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। ये तो वोल्टेज का रिलेशन हो गया। और अगर इंपेडेंस का रिलेशन देखा जाए, अगर इसका रेजिस्टेंस पता है, उसका रिएक्टेंस पता है, इसका रिएक्टेंस जेड क्या होता है? ये तो कल भी बताया था शायद। तो जेड होता है जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एफसी का स्क्वायर, या जेड बराबर आर स्क्वायर अंडर रूट में प्लस एक्सएल माइनस एफसी का स्क्वायर। ये कहानी है, ये इसकी कहानी है। बोलिए कोई तकलीफ है तो? अब इस सर्किट में आरएलसी तीनों है, इंपेडेंस का फार्मूला ये हो गया और वोल्टेज का फार्मूला ये हो गया, सप्लाई वोल्टेज का। अब इस सर्किट में से आरएलसी है, तीनों है, तो सर्किट क्या कहा जाएगा? इंडक्टिव कहा जाएगा या कैपेसिटिव कहा जाएगा? ये प्रेरकी सर्किट कहा जाएगा, धारकी कहा जाएगा। तो इंडक्टर होता तो कॉन्ट्रैक्टर लैगिंग होता, कैपेसिटर अकेला होता कॉन्ट्रैक्टर लीडिंग होता। सर दोनों है आरएल और सी दोनों, तो क्या बोलेंगे हम? जो ज्यादा ताकतवर होगा उसी के नाम से जाना जाएगा सर्किट को। मतलब सर अगर एक्सएल ज्यादा है एक्ससी से तो सर्किट इंडक्टिव होगा, मतलब प्रेरकी सर्किट कहा जाएगा, और प्रेरकी सर्किट होगा तो कॉन्ट्रैक्टर लैगिंग होगा। और अगर ये ज्यादा ताकतवर एक्ससी एक्सएल से ज्यादा हुआ तो सर्किट कैपेसिटिव कहा जाएगा, धारकी, और कॉन्ट्रैक्टर लीडिंग होगा। तो अगर एक्सएल ज्यादा एक्ससी सर्किट कैसा होगा? इंडक्टिव यानी प्रेरकी होगा। और अगर प्रेरकी होगा तो आई लैग्स वी, करंट जो यहां से जा रही है वो बी से लैग करेगी, कॉन्ट्रैक्टर लैगिंग होगा। ठीक है, पश्चिमी होगा कॉन्ट्रैक्टर। और अगर एक्सएल का में एक्ससी बड़ा है, ये बड़ा ये छोटा है, तो कैपेसिटिव सर्किट होगा यानी धारकी होगा। और अगर धारकी सर्किट हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर का लीडिंग यानी लीड करेगा बी से, यानी यहां पे कॉन्ट्रैक्टर अग्रगामी होगा और यहां पे कॉन्ट्रैक्टर पश्चिमी होगा। वो भी आगे आएगा, ओम प्रकाश भी आएगा। कहानी आगे समझने की नहीं। अगर एक्सएल ज्यादा है एक्ससी छोटा है तो सर्किट को मिलेगा इंडक्टर। भाई आप दो लोग हैं, दो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक आदमी 1 करोड़ रुपए लगा रहा है बिजनेस, दूसरा आदमी 5 लाख रुपए लगा रहा है। तो बिजनेस में ज्यादा फैसला किसका माना जाएगा? 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, कंपनी का नाम वही डिसाइड करेगा, बाकी चीजें वही उसी के हिसाब से चलेंगी। तो एक्सएल ज्यादा ताकतवर है तो इसको इंडक्टिव सर्किट कहेंगे, एक्ससी ज्यादा ताकतवर है कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे। एक्सएल ज्यादा एक्ससी से तो इंडक्टिव मतलब पावर फैक्टर इसका लैगिंग होगा, पश्चिमी। एक्ससी ज्यादा एक्सएल से कॉन्ट्रैक्टर अग्रगामी होगा, लीडिंग होगा। इसलिए ज्यादा सर्किट की कहानी थी। ठीक है, वैसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाओगे। जैसे पूछा सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? ये आरएलसी, इसका वोल्टेज 6 वोल्ट, इसका 9 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, ये 4 है। सप्लाई वोल्टेज पूछा है, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी माइनस वी का स्क्वायर। ये तो है, ये देखो क्या है वोल्टेज वाला फार्मूला। ये ठीक है, स्क्वायर 36 वीएल माइनस वीसी, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5, 5 स्क्वायर 36, 36 प्लस 25 36 25 61 अंडर रूट 61 आ गया, अंडर रूट 61।
ठीक है, वी आर प्लस वी आर माइनस वी सी का स्क्वायर, 9 में से 4 हटाओ 5 5 का स्क्वायर प्लीज। ठीक, सवाल है कि एडमिटेंस क्या होगा इस सर्किट का, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, ये इंडक्टर का रिएक्टेंस 8 ओम दे रखा है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, तो एडमिटेंस ऑफ सर्किट। एडमिटेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा का उल्टा, क्या था स्वीकार्यता अनुपात कल बताया था, एडमिटेंस को शायद स्वीकार्यता बोलते हैं, ये प्रतिबाधा का उल्टा होता है, इंपेडेंस का उल्टा होता है, इंपेडेंस का उल्टा होता है वाई, एडमिटेंस इसको शायद स्वीकार्यता वगैरह नहीं बोलते हैं। वाई को 1/z जेड निकाल लो, जेड क्या होगा आरएल के लिए जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 100 100 रूट 10 जेड का 0.1, इसका मतलब होता है ओम इनवर्स या महो या साइन, ओम इनवर्स महो या साइन। अगला है किसी सर्किट में आभासी शक्ति 64 वाट है, तो वास्तविक शक्ति 64 वाट है, आभासी शक्ति 100 वोल्ट एम्पीयर है, तो रिएक्टिव पावर क्या होगी, यानी ये दे रखा है P दे रखा है 64 वाट, S यानी अपरेंट पावर इसको टोटल पावर बोलते हैं, वो 100 दे रखा है, क्यों निकालना है, तो S स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होता है फार्मूला, यहां से Q क्या हो जाएगा S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, S कितना है कुल पावर, अपरेंट शक्ति आभासी शक्ति 100 है, 100 का स्क्वायर कर लिया, P कितना है वास्तविक शक्ति 64 का स्क्वायर कर लिया, इसमें स्क्वायर रूट ले लिया 76 वाट, मतलब इस तरीके से कर लेंगे। अब कैलकुलेशन आपकी एग्जाम इजी रहेगी, इसमें समझ में आ रहा है, कर ले जाओगे ना। अरे भाई हमारे पास ये फार्मूला है S स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, कोई दो दे देगा तीसरा पूछ लेगा, उसका ये दे दे ये दे ये पूछ ले, उसका ये दे दे ये दे ये पूछ ले, उसका ये दे दे ये दे ये पूछ ले, कुछ भी देके दो देके तीसरा पूछ सकता है। ठीक, ये सवाल है, ये इसका रेजिस्टेंस 3 है। अच्छा ये पहले सवाल है, P दे रखा है 4 वाट, Q दे रखा है 3 VAR, S पूछा है, मतलब वास्तविक शक्ति दे रखा है, क्रिया शक्ति दे रखा है, करंट पावर पूछा है, S बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर निकाल लेना, 16 25 25 S हो गया 5 वोल्ट एम्पीयर है, S यूनिट वोल्ट एम्पीयर। इसका पावर फैक्टर पूछा है, R दे रखा है 3 मैक्स दे रखा है 4 पावर फैक्टर तो R बटे Z, R कितना है 3, Z कितना हो गया 3 और 4 का Z कितना होगा, Z हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 और 9 25 25 अंडर रूट 5, तो Z आपका कितना हो गया 5 3 बटे 5 0.6, पावर फैक्टर 0.6 हो गया, RL है इसलिए लैगिंग हो गया, पावर फैक्टर पश्चिमी। बोलिए यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं, डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे अगर पूछें कि प्योर रजिस्टर में रिएक्टिव पावर कितनी होगी, रिएक्टिव पावर प्योर रजिस्टर में रिएक्टिव पावर कितनी होगी, आइए हम थोड़ा पीछे चल के वहीं लिख लेते हैं रिएक्टिव पावर का फार्मूला, जहां हमने बात चीजें पढ़ाई थी ताकि हमारा समय ऊर्जा दोनों बच जाए। ये रजिस्टर है, ध्यान से सुनना, अगर हम प्योर रजिस्टर लें और इसमें कंपेयर एक्टिव पावर क्या होगी, एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है वी आई कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, हाँ सर थीटा कितना है, थीटा जीरो है प्योर रजिस्टर में, रजिस्टर में थीटा जीरो कॉस कितना हो गया 1 v * i, यानी एक्टिव पावर तो होगी रजिस्टर में, एक्टिव पावर ही होगी। अगर हम रिएक्टिव पावर निकालें, रिएक्टिव पावर कितनी होगी, कैपिटल में रिएक्टिव पावर कितनी होगी, अभी तक देखो ध्यान से, क्यों रिएक्टिव पावर होती है वी आई साइन थीटा, साइन जीरो, थीटा कितना होता है रजिस्टर में, प्योर रजिस्टर में वी आई जीरो, तो बस जीटा थीटा जीरो साइन जीरो कितना हो गया जीरो, तो रिएक्टिव पावर कितनी होगी जीरो, यानी प्योर रजिस्टर में आपकी एक्टिव पावर तो कुछ होगी, एक्टिव पावर तो कुछ होगी, रिएक्टिव पावर हमेशा जीरो होती है, किसमें प्योर रजिस्टर में, यानी रजिस्टर की जो पावर होती है उसको हम एक्टिव पावर ही बोलते हैं। रजिस्टर में रिएक्टिव पावर यानी क्रिया शक्ति हमेशा शून्य होती है। सवाल पूछेगा कि रजिस्टर में कितनी रिएक्टिव पावर होती है, एक प्योर रजिस्टर में रिएक्टिव पावर जीरो होती है, रिएक्टिव पावर की फार्मूला ये साइन थीटा क्या है, वी आर इनटू जी कोण, तो साइन जीरो जीरो क्या जीरो हो गया, यानी रजिस्टर में पावर की बात करोगे, जैसे मैं कहूं रिएक्टिव पावर जीरो है, तो जब भी मैं कहूं रजिस्टर में पावर इतनी है तो क्या समझोगे, रिएक्टिव पावर तो है नहीं, इसका मतलब पावर क्या एक्टिव पावर, यानी जब भी रजिस्टर में पावर की बात की जाए वो एक्टिव पावर ही है, वास्तविक शक्ति है, रिएक्टिव पावर नहीं होती है रजिस्टर में। अच्छा इंडक्टर में देखो जरा, इंडक्टर में आप एक्टिव पावर निकालो, एक्टिव पावर क्या होती है, P ये होती है वी आई कॉस थीटा, तो हो गया वी आई कॉस थीटा का क्या तो 90, थीटा 90 है ना, वी आई का कोण, हां सर कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 90 जीरो, तो आपकी एक्टिव पावर जीरो हो गई, यानी इंडक्टर में एक्टिव पावर जीरो हो गई। रिएक्टिव पावर निकालना सर, रिएक्टिव पावर आप निकालोगे तो रिएक्टिव पावर होती है वी आई sin थीटा, तो वी आई थीटा कितना है 90, sin 90 कितना हो गया 1, sin 90 होता है Q बराबर वी आई, यानी इंडक्टर में रिएक्टिव पावर कुछ होगी, एक्टिव पावर हमेशा जीरो होगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास प्योर इंडक्टर है तो उसमें एक्टिव पावर होगी ही नहीं, जो भी पावर होगी क्या होगी, रिएक्टिव पावर, ये कुछ होगी, ये नहीं जीरो होगी, रिएक्टिव पावर वो कुछ होगी, एक्टिव पावर जीरो होती है किसमें, इंडक्टर में। यानी प्योर इंडक्टर आपने लिया या शुद्ध प्रेरक आपने लिया, वो जो पावर लेता है वो पावर केवल रिएक्टिव पावर लेता है, एक्टिव पावर जीरो होती है। तो सवाल पूछेगा इंडक्टर के एक्टिव पावर लेता है, नहीं एक्टिव पावर लेता ही नहीं, कौन सी पावर लेता है, रिएक्टिव पावर, क्रिया शक्ति। इंडक्टर के द्वारा ली पावर एक्टिव पावर होती नहीं, जीरो होती है, रिएक्टिव पावर लेता है। समझ आ रहा है, थीटा से सारा खेल खेलना कि नहीं, वी आई जो कोण थीटा पता निकाल दे रहे हैं हम, बोलो। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडक्टर है उसमें पावर कंज्यूम नहीं होती, क्योंकि कंज्यूम होने वाली पावर ये है P, ये जीरो है, ये जो Q वाली पावर है कंज्यूम की स्टोर होती है, संग्रहित करते रखती है पावर Q। क्या उसको छोड़ो, आपसे जानो Q की वैल्यू पर P जीरो होगा, इंडक्टर में Q कुछ ना कुछ होगा, ऐसे कैपेसिटर हो जाएगा, सेम कहानी। कैपेसिटर में आप P निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या है 90, वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस 90, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 कितना हो गया जीरो, रिएक्टिव पावर आपकी जीरो आ गई। और अगर रिएक्टिव पावर निकालोगे तो रिएक्टिव पावर होती है वी आई साइन थीटा, तो वी आई साइन 90 होता है, तो रिएक्टिव पावर कुछ होगी। यानी कैपेसिटर में भी कहानी यही है कि आपकी जो एक्टिव पावर है वो जीरो होगी और रिएक्टिव पावर कुछ होगी, मतलब कितनी होगी तो डिपेंड करता है, जीरो तो नहीं होगी रिएक्टिव पावर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक इंडक्टर या कैपेसिटर में एक्टिव पावर हमेशा जीरो होती है, वास्तविक शक्ति यूजफुल शक्ति वो जीरो होती है। कौन सी पावर होती है, रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर होती है, रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर होती है जीरो। लेकिन अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में केवल एक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर जीरो होती है। एक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर जीरो होती है। यानी रजिस्टर में जो पावर होती है वो एक्टिव पावर होती है, शुद्ध इंडक्टर शुद्ध कैपेसिटर जो पावर होती है उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। क्लियर। ये तो लिखा हुआ है, प्योर इंडक्टर नेवर टेक्स एक्टिव पावर, शुद्ध प्रेरक कभी भी वास्तविक शक्ति नहीं लेता है। इंडक्टर ओनली टेक्स रिएक्टिव पावर, इंडक्टर केवल प्रतिघाती शक्ति लेता है। ठीक है, लिखा हुआ टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, वहां से दिख रहा है फार्मूले से।
ये कैपेसिटर का संधारित्र कभी शक्ति नहीं लेता है। एक्टिव पावर हमेशा कैपेसिटर का होती है जीरो। कैपेसिटर पावर लेता कौन सी पावर लेता है? रिएक्टिव पावर लेता है। यानी कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर, ये दोनों रिएक्टिव पावर लेते हैं। एक्टिव पावर जीरो होती है दोनों के लिए। अब देखो जरा, अगर हमारे पास आर और एल है, जिसको बोलेंगे देखो पैरेलल सर्किट आते हैं, पैरेलल आरसी सर्किट, ये आर है सी है पैरेलल में, ये आर है इसका रेजिस्टेंस, इसका रिएक्टेंस सी है, यहां से करंट चल रही वाई है, रेजिस्टेंस में करंट आई आर, कैपेसिटर में करंट वाई सी है, रेजिस्टेंस में करंट आई आर, कैपेसिटर में करंट वाई सी है, यहां से करंट वाई है। तो आई क्या होगा? आई बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई फॉर्मूला आता है, इसमें निकल सकता है कि अगर पैरेलल में आर और सी है, इसकी करंट पता है और इसकी करंट पता है, तो सप्लाई साइड करंट क्या होगी? सप्लाई साइड करंट आई बराबर अंडर रूट इसकी करंट प्लस इसकी करंट। ये सूत्र क्या रखना? पैरेलल में आर सी है तो ठीक है। पैरेलल में आरएल को भी फार्मूला लगेगा, बस कहानी चेंज है। पैरेलल में आरएल सर्किट है ये, अगर पैरेलल आरएल सर्किट सेम फार्मूला भी लगेगा समांतर में। कैसे? देखो ये आर है और ये एल है, यहाँ से करंट आ रही आई, इस रेजिस्टर में करंट गई वही आई आर, इस इंडक्टर में करंट गई वही आई एल। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा टोटल करंट में? तो सप्लाई से आने वाली टोटल करंट होगी आई, ये बराबर होगी अंडर रूट रेजिस्टर में आने वाली करंट आई आर स्क्वायर प्लस इंडक्टर में आने वाली करंट आई एल स्क्वायर। सेम कहानी है। और अगर पैरेलल आरएलसी हो जाए कि आरएलसी तीनों पैरेलल में है, एक रेजिस्टर में आने वाली करंट आई आर हो, इंडक्टर में आने वाली करंट आई एल हो, कैपेसिटर में आने वाली करंट आई सी हो, ठीक, और सप्लाई से आने वाली करंट आई, ये सप्लाई है। तो आने वाली सप्लाई करंट क्या होगी? तीनों को जोड़ मत देना कि 30 बराबर आई नहीं, जुड़ेगा नहीं कि नहीं, क्यों? अरे अगर तीनों रजिस्टर होते ना, कि तीनों आर होते, हम ये करते 30 या तीनों एल होते, हम बोलते 30 लेकिन एक आर है, एक एल है, एक सी है, तो करंट जुड़ेगी नहीं। क्या होगी? करंट जुड़ेगी नहीं। इस केस में क्या करेंगे? सप्लाई से आने वाली करंट आई बराबर होगी अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, याद रहेगा कि नहीं? दे देगा। इस केस की करंट टोटल कितनी होगी? इस तीनों करंट दे देगा। बोलिए, ये सवाल थोड़ा सा देखते हैं। सवाल है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट डॉट डॉट इज इन फेज वोल्टेज एंड कॉन्टैक्ट फेज में। हाँ, अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो जिधर वोल्टेज होता है उधर ही करंट होती है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, समान फेज में, और दोनों बीच में कोण कितना होता है? जीरो। अब कोण जीरो, पावर फैक्टर कितना होता है? cos थीटा बराबर cos जीरो, और cos जीरो कितना हो गया? 1। पावर फैक्टर एक होता है, पावर फैक्टर एक होता है। हेलो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ये देखो सवाल पूछा गया है आरबी सिकंदराबाद लोको पायलट में, पूछा गया है कि दर्शाए गए चित्र की आवृत्ति कितनी होती है। आवृत्ति के लिए पहले टाइम पीरियड निकालो। क्या निकालो? टाइम पीरियड। देखो अगर हमारा ग्राफ ऐसा है तो पता टाइम पीरियड कितना होता है? यहाँ से यहाँ का टाइम, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे खत्म कर लो, ये टाइम पीरियड हो गया। या अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पे खत्म करो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया ये टाइम पीरियड हो गया। या तो यहाँ से यहाँ का टाइम का तो एक टाइम पीरियड है, या अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ले लो, मतलब टाइम पीरियड उसी हिसाब से लेना है। जहाँ से शुरू करो, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का ले लो, ये टाइम पीरियड। ये ग्राफ बना के दे रखा है और आपसे टाइम पीरियड देखो दे रखा है, इसके बीच का टाइम 0.1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का एक पीक और जस्ट उसके बाद निचले वाले के बीच का टाइम होता है वो टाइम पीरियड आधा होता है। देखो कैसे, मैं आपको इस डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को देखो आप, ये कहानी है पूरी, ध्यान से सुनना, ये पूरी कहानी है। यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है? टी। कितना है? टी। ये पूरा टाइम टाइम पीरियड है, इसका आधा ये है टाइम पीरियड आधा t/2, ये भी आधा t/2, ये पूरा t, ये आधा t/2, ये t/2। अब t/2 का आधा उसको इससे तोड़ लो, यहाँ से का टाइम t/4, यहाँ से का टाइम कितना है? t/4, यहाँ से यहाँ का, और ये भी यहाँ से का है t/4, ये यहाँ से का t/4 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 t/4, देखो क्या t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 बराबर t, t/4 प्लस t/4 कितना हो गया? t/2, t/4 प्लस t/4 कितना हो गया? t/2, यानी t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 बराबर टोटल t। बात आ रही समझ में? इस डायग्राम में आपको देखना, अगर आप वैसे देखो, जैसे मैं कहूँ ये पीक है आपका ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला पीक ये है, ये टाइम कितना होगा आपका? यहाँ से लेके मतलब ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आया, कितना टाइम होगा? ये टाइम कितना है? t/4, और ये टाइम कितना है? t/4 है कि नहीं? पूरा है t, इतना है t/2, इतना है t/2, ये t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4। आपसे यहाँ से टाइम पूछा है, ये टाइम कितना है? यहाँ से t/4, और यहाँ से टाइम ये भी t/4 प्लस t/4, यहाँ से टाइम t/2 हो गया, नहीं हो गया? यहाँ इतना t/4 इतना t/4 इतना t/2, ये पूरा यहाँ से टाइम t/2, यानी इस ग्राफ में जो समय दे रखा है 0.1 सेकंड, ये t/2 दे रखा है, यानी टाइम पीरियड आधा। तो टाइम पीरियड आधा इतना है तो टाइम पीरियड कितना होगा? डबल करो, ये t/2 है ना, यानी t/2 दे रखा है 0.1, तो t कितना होगा? 0.2। अब टाइम पीरियड मिल गया तो उसको उलट कर दो, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी वाला टाइम पीरियड 0.2 10 गुणा कर दो 10 5 हर्ट्ज। आया समझ कि नहीं? समझ सबको आया? बोलिए। देखो ये टाइम है t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, और पूरा यहाँ से t, यहाँ से पूरा टाइम t है, ये t/4, ये t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, या यहाँ से t/2, यहाँ से t/2, t/2 प्लस t/2 दैट इज t। ये टाइम जो है दे रखा सवाल में t/2 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल है आरबी रांची पूछा गया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कैसे परिवर्तित होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc या 1/πfc, एससी एक्टिव के अनुपाती है, यानी फ्रीक्वेंसी के अनुपाती होता है 1/f। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान फ्रीक्वेंसी के अनुपाती होता है कि नहीं होता है? अगला सवाल है श्रेणी आरसी परिवर्तित प्रतिरोध 5 में कैपेसिटिव रिएक्टेंस 12 है तो उसकी प्रतिबाधा बताओ। यानी आपसे दे रखा है कि R 5 में एससी 12 में तो इम्पीडेंस जेड निकालना जाएगा। फार्मूला क्या होता है? ये इस फार्मूला को निकाल दो 13 आ जाएगा। फार्मूला रखो सीधे।
अगला सवाल आरबी को पहले पूछा गया कि वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरित परिपथ धारा होती है, यानी इन इंडक्टर सर्किट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट क्या होती है? वोल्टेज के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज प्रेरित परिपथ मतलब इंडक्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर होगा, धारा क्या होगी आपको बताया, अगर इंडक्टर है कहीं पे तो वहां करंट लैग करती है वोल्टेज से, करंट पक्षगामी होती है। अगर इंडक्टर आरएल सर्किट इंडक्टिव और अगर आरसी सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, धारा की सर्किट है तो करंट लीड करती है वोल्टेज से, अग्रगामी होती है। और अगर केवल रजिस्टर है तो करंट और वोल्टेज एक ही दिशा में होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वोल्टेज की तुलना में लैग करेगी, पक्षगामी होगी। बताया है सब, सेम उसी पर सवाल कर रहे हो आप। पावर फैक्टर कितना होता है साइनसॉइडल का? पावर फैक्टर होता है 1/1 और पीक फैक्टर होता है 2/1.414 साइन ग्राफ के लिए। वो साइन या कॉस के लिए होता है साइनसॉइडल मतलब ज्यावक्री, साइनसॉइडल को ज्यावक्री बोलते हैं। पावर फैक्टर 1/1 पीक फैक्टर 1/414 होता है, याद रखना इसको। सवाल है द रेजिस्टेंस इम्पीडेंस ऑफ सर्किट में पावर फैक्टर इज। अच्छा, आपसे पूछा कि एक सर्किट का रेजिस्टेंस इम्पीडेंस दोनों का सम हो तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? एलपी टेक्नीशियन ने पूछा गया। देखो पावर फैक्टर का फार्मूला आपको बताया हमने, R/Z बताया था कि नहीं? हां सर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? कह रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों का सम है, पर जो तुम्हारा दोनों R जब सबको जब सबको तो पावर फैक्टर कितना होगा? 1 आगे नहीं आ गया, पावर फैक्टर कितना आ गया? 1 यूनिटी। अब ऐसा तो कितना सवाल कर लोगे, फार्मूला नहीं आता मतलब नहीं पता कहां से कर पाते आप? R/Z R भी 10 निकाल के पावर फैक्टर कितना गया? 1 कितना गया? 1 सवाल है विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर व्यय कितना होता है? विशुद्ध मतलब शुद्ध इंडक्टर, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर व्यय, देखो पावर व्यय, पावर खर्च कितनी होती है मैं आपको बता दूं। रजिस्टर में तो पावर व्यय होती है, कहा जाए इसमें पावर व्यय होती है, लेकिन एल में और सी में पावर व्यय नहीं होती है। पावर इज डिसिपेटेड या पावर इज कंज्यूम्ड, पावर बर्बाद होती है रजिस्टर में, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर इज नॉट डिसिपेटेड या पावर इज नॉट कंज्यूम्ड। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर का व्यय नहीं होता। फिर क्या होता है सर? वो पावर का स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको 1000 दिया, मैंने चिंटू रखो और क्लिक करना मांगा चिंटू पे कर दो, तो बोला सर हम तो उसका पिज्जा खा गए सर, खर्च हो गया। तो आप क्या रजिस्टर पावर को खाता है। इंडक्टर कैपेसिटर क्या करेंगे? मैंने अगर मान लिया आप इंडक्टर हो, मैंने आपको 1000 दिया, कल मैंने मांगा पूरा वापस कर दिया। इंडक्टर पावर को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, खाता नहीं है। आप फार्मूला पढ़ते हो, इंडक्टर में पावर का फार्मूला पढ़ते हो आप, हाफ LI स्क्वायर, और कैपेसिटर में पावर का फार्मूला पढ़ते हो क्या? कैपेसिटर में पावर का फार्मूला पढ़ते हो हाफ एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का बता रहे हैं। इंडक्टर में एनर्जी का फार्मूला है, कैपेसिटर में हाफ Q * V या हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर / C बताया था फर्स्ट क्लास में इसके लगते हैं। तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है, लेकिन एनर्जी को खाते नहीं, रखे रहते हैं बस, और रखे दे देंगे। तो पावर का व्यय जो है एक्चुअली P है, एक्टिव पावर, यही पावर का व्यय होती है। Q जो है पावर का व्यय नहीं है। इंडक्टर और कैपेसिटर में P क्या होता है? 0 होता है दोनों में। P क्या होता है? 0, चाहे L हो चाहे C हो। जब पावर 0 है एक्टिव पावर, तो हम यही बोलते हैं कि इसमें पावर का व्यय नहीं होता है। पावर का व्यय क्या होता है? शून्य। पावर इज नॉट डिसिपेटेड। सवाल पूछा डीसी सर्किट का पावर व्यय कितना होता है? डीसी सर्किट में तो पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। अगर डीसी सर्किट एसी नहीं है, मतलब डीसी सप्लाई दिया है, तो डीसी पावर फैक्टर कितना होता है? 1। याद रखना, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। ये सब सवाल आप कर ले जाओगे, ये सब इसमें रहेगा। तो सवाल है कि आरएल परिपथ में शक्ति रेटिंग क्या होती है? केवीए, मतलब इसकी सर्किट पावर रेटिंग केवीए क्या होती है? तो अगर आरएल सर्किट है तो टोटल पावर रेटिंग क्या होगी? आर की पावर जो कि वाट किलोवाट में होती है, एल की पावर जो कि केवीआर या वीआर में, दोनों का सम करो तो कुल पावर आती है, इसको आप अपारेंट पावर या आभासी शक्ति बोलते हो। ये तो बोलते हैं किलोवाट और केवीआर का सदिश हो। आर की पावर किलोवाट में हो गई, एल की पावर केवीआर में हो गई, दोनों का सम, इसकी पावर T है और इसकी पावर S Q है, तो अपारेंट पावर को क्या लिखते हो आप? S² = P² + Q²। ये तो करते हो, वो वेक्टर सम ही आता है, इससे फार्मूला निकल जाता है। दोनों का सदिश हो करते हैं, वेक्टर एडिशन। ये लिखा हुआ है केवीए जो होती है अपारेंट पावर की है, किलोवाट एक्टिव पावर की है, ये संबंध ये होता है। सवाल है कि प्योर कैपेसिटर में धारा कैसे प्रभावित होती है? प्योर कैपेसिटर में बताया करंट आपकी लीड करती है वोल्टेज से, करंट लीड करती है वोल्टेज से बैटरी। अच्छा, करंट लीड करे वोल्टेज से, ये कहो चाहे वोल्टेज लैग करे करंट से, एक बात देखिए भाई, आप ये कहो I आगे है V से, या ये कहो V पीछे है I से 90 डिग्री। I आगे है या V पीछे? बात है कि मैं आपसे आगे हूं, चाहे आप मुझसे पीछे हो, एक ही बात तो है। मैं आपसे आगे हूं या आप मुझसे पीछे हो, बात एक ही तो है। तो प्योर कैपेसिटर में क्या होता है? करंट वोल्टेज से लीड करती है, या ये कह लो वोल्टेज करंट से लैग करता है। तो वोल्टेज करेंगे हम, मतलब करंट क्या होती है? वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, तो दे रखा भाई I आगे V से 90 डिग्री, ये बी ऑप्शन। करंट क्या करती है? वोल्टेज से लीड करती है। पहला वाला ये, दूसरे वाली क्या जरूरत है? I आगे V से, वही दे रखा है। करंट जो है वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है, I जो है लीड करती है, I लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। पढ़ाई हमने, वही सब कहानी है। एक सीरीज आरएलसी सर्किट में अवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति कम से 5 केवी और 3 किलोवाट है। देखो जो केवीए में है इसका मतलब वो S है, S वाली यूनिट होती है वोल्ट एम्पीयर, किलो वोल्ट एम्पीयर, S है ये। और किलोवाट वाली यूनिट मतलब वाट में हो, 3 है वाट। आपको निकालना है Q, S² P² + Q²। केवीए में S होती है, जो 5 केवी S है, और किलोवाट में P होती है, 3 किलोवाट P क्यों निकालना है? इस फार्मूला निकाल दीजिए। बाकी सब सवाल कर ले जाओगे। सवाल है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में R का वोल्टेज दे रखा है 25 वोल्ट, L का वोल्टेज 50 वोल्ट, VL 50 वोल्ट, T का वोल्टेज 50 वोल्ट, C का वोल्टेज 50 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? यानी इसका तीनों का वोल्टेज दे रखा है, सप्लाई वोल्टेज पूछा। सप्लाई वोल्टेज फार्मूला क्या होता है? ये VR² + VL - VC का होता है। VR कितना है? 25 का स्क्वायर, VL - VC दोनों बराबर कट जाएंगे, 50 - 50 0 कट गया, तो V = 25, सप्लाई वोल्टेज 25 आ जाएगा। सप्लाई वोल्टेज कितना है? 25 निकाल देख लो आप। एक साइनसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान इतना है, तो उसका वर्गमूल नाम क्या होगा? हमने कल बताया था वर्गमूल मान में मैक्सिमम रूट 2 या मैक्सिमम 1 को रूट 2 से भाग दो, 1 को 0.707 आ जाएगा। ऐसे कर दो 0.707 * Vm, जो आपकी आरएमएस वैल्यू है, अधिकतम मान क्या है? 0.707 टाइम्स। तो अगर अधिकतम मान 10 है तो Vm को 10 रख दो, 10 रखो, तो 0.707 * 10, 0.707 कितना जाएगा? 7.07। ओके, अरे बोलो भाई, बताया तो था कल, Vm बोलोगे अधिकतम मान। ये सवाल है कि सीरीज आरएलसी में प्रतिबाधा क्या होगी? प्रतिबाधा का फार्मूला ये होता है, Z =
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट कहो चाहे अंडर रूट के घटा कुछ पावर बटे 2 कर दो बात एक ही है भाई। अगर अंडर रूट x है तो आप अंडर रूट x को क्या लिख सकते हो x की पावर बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अंडर रूट का इसको हटा के इसकी पावर पूरे की पावर, ये पूरा अंडर रूट में था पूरे की पावर बटे 2 कर दो, ये तो फार्मूला है। और घुमा के प्रश्न पूछा है आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट के बजाय उन्हें पावर 1/2 करके पूरे का ये 1/2। बोलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास करें, ठीक है।